अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसमें स्यूडो फोर्स का यूज हुआ। सपोज ये एक पुली है और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग पास की गई जिससे दो मासेस हमने सस्पेंड कर दिए। ये सिंपल एटवुड मशीन है, आप सब जानते हैं। अब सपोज ये M1 मास, ये M2 एंड आई हैव टेकन M1 ग्रेटर देन M2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ इफ दिस पुली इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन, सपोज इट इज हैविंग एन एक्सेलरेशन A0। अब हम इन मासेस का एक्सेलरेशन पता करना चाहते हैं कि इसका कितना एक्सेलरेशन है, इसका कितना एक्सेलरेशन है, एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसका अगर एक्चुअल मोशन हम डिस्कस करें, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू डील विद। रीजन ये है कि पुली क्योंकि मूव कर रही है, अब इन दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होंगे। एक बात समझने की है, सपोज ये एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर मूव कर जाए। कितना? 5 सेंटीमीटर। सपोज इट मूव्स बाय 5 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। और अगर पुली सपोज रेस्ट पे रहती है, जो आप नॉर्मली पढ़ते हो सिंपल एटवुड मशीन, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों मासेस इक्वली मूव करते हैं। अगर सपोज ये मूव करती है 2 सेंटीमीटर, तो ये बॉडी नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर मूव करेगी। जब आप इस पुली को मूव कर रहे हो तो इस पुली का मोशन भी इन दोनों को मिल जाएगा। दैट मीन्स ये मास, when the pulley is at rest, this mass moves by 2 centimeter and this pulley also moves by 5 centimeter. Then इसका जो net motion होगा upward, it will be 7 centimeter. पुली भी इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा रही है और 2 सेंटीमीटर से खुद जा रही थी। सिमिलरली अगर ये 2 सेंटीमीटर नीचे और 5 ऊपर, तो इसका नेट मोशन 3 सेंटीमीटर हुआ अपवर्ड। तो इन दोनों से आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि इस केस में तो दोनों के मूवमेंट्स इक्वल हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स इसके इन दोनों बॉडीज के मूवमेंट सेम नहीं है। इनफैक्ट इस केस में दोनों ऊपर मूव कर रही हैं अनइक्वली। तो एक्चुअली जब ये बॉडी मूविंग होती है, दिस पुली इज ऑल्सो मूविंग, देन दीज टू बॉडीज मूव बाय डिफरेंट डिस्टेंसेज और वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन। जैसे हमने ये डिस्टेंसेज में देखा, इसी तरह से इनकी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन में रिलेशन आएगा। नाउ अब इनकी ये एक्सेलरेशन हम पता करना चाहते हैं। ये तो मैंने एक सिंपली डिस्टेंसेस की बात की है, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस सपोज पर सेकेंड है तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, और वेलोसिटी में जो चेंज पर सेकेंड होता है वो बन जाएंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में भी आप सिमिलर वे में अप्लाई कर सकते हो। सपोज ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और इसका विदाउट मूवमेंट ऑफ पुली इन बॉडीज का एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये टोटल एक्सेलरेशन इसका बन जाएगा 7 और इसका बन जाएगा 3 अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ अगर जैसा हम पढ़ चुके हैं स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली सीधा सीधा सा है कि आप स्यूडो फोर्स तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन इंपोज करते हैं। अब यहां कोई ऑब्जर्वर की तो बात हो नहीं रही है, ना आपको गिवन है कि ये ऑब्जर्वर है, लेकिन कई बार हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जबकि ऑब्जर्वर क्वेश्चन के अंदर कोई गिवन ही नहीं होता और कोई ऐसा सवाल में पूछा ही नहीं रिलेटिव मोशन के बारे में। हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब पुली रेस्ट पे होती है तो इस प्रॉब्लम को डील करना बहुत सिंपल है। तो हम इसमें अगर पुली को रेस्ट पे कर दें, पुली को ऑब्जर्वर बना दें या रेफरेंस फ्रेम बना दें, तो एक सिंपल क्वेश्चन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसमें एक एक्सेलरेशन इंपोज कर दिया पुली पे, सेम एक्सेलरेशन विल बी इंपोज्ड ऑन द टू बॉडीज। एंड देन दिस पुली विल बी एट रेस्ट and these masses are having 2 imposed accelerations, and for every imposed acceleration there is a force. If we talk about the forces on the pulley, then we'll exert a force in downward direction on the pulley, but if we talk about the forces on these masses, then we have to consider the force in downward direction
ma naught also. That means pseudo force. तो एक इस बॉडी के फोर्सेस अगर हम बनाएं, m1g इसका फोर्स है, इस पे एक टेंशन लगा हुआ है, इस पे एक फोर्स और है, दैट इज m1a naught. ये जो फोर्स है, दिस इज द pseudo फोर्स जो इस इम्पोज्ड एक्सेलरेशन की वजह से आया. सिमिलरली ये m2g, m2a naught, and this is the tension, and this pulley is at rest. तो स्यूडो फोर्स लगाने से हमें बेनिफिट ये हुआ है कि जो पुली पहले मूविंग थी, जिसमें एक्सेलरेशन वगैरह लिखना डिफिकल्ट था, इस केस में जब स्यूडो फोर्स हमने लगाया, ये एक सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया. पुली रेस्ट पे कर दी हमने, और भी ये सिंपल ऐसा जैसे एटवुड मशीन थी, ऐसे हम इसको डील कर सकते हैं. ये अगर मास ग्रेटर है, ऑब्वियसली इट विल कम डाउन एंड दिस विल मूव अप. m1, सपोज दीज एक्सेलरेशंस, अब क्योंकि पुली रेस्ट पे है तो ये एक्सेलरेशंस इक्वल होंगी, ये डाउनवर्ड ए से जाएगा, ये अपवर्ड ए से. अब इसके लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो m1g प्लस m1a नॉट माइनस टी इज इक्वल टू m1a. सिमिलरली इसके लिए ये अपवर्ड मूविंग है, तो t माइनस m2g प्लस m2a नॉट इज इक्वल टू m2a. अब आप इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व भी कर सकते हो. ऐड करें, t कैंसिल, यहां m1 कॉमन आ जाएगा, g प्लस a नॉट. सिमिलरली यहां भी m2 कॉमन आएगा, इट विल बी m1 माइनस m2 इंटू g प्लस a नॉट m1 प्लस m2. Therefore, A will be m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g plus a naught. And by putting the value of A in these equations, we can solve for t, and t will come out to be 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g plus a naught. तो ये स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से हम एक्सेलरेशन इसकी फाइंड कर सकते हैं, टेंशन फाइंड कर सकते हैं. इसको हम थोड़ा बहुत कुछ हद तक और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जैसे अभी हमने देखा था कि पुली का एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो इंपोज होगा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड होता है जी भी. तो आप ये कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करो. ये जो m1g प्लस m1a नॉट है, आप इसको लिख सकते हो m1g प्लस a नॉट. इसको हम g डैश बोल देते हैं. दैट मीन्स g डैश हुआ g प्लस a नॉट. और ये प्लस क्यों हुआ है g प्लस a नॉट? क्योंकि पुली का एक्सेलरेशन अपवर्ड है और आपने इंपोज किया डाउनवर्ड. डाउनवर्ड g भी है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, g और a नॉट. तो ये जो g प्लस a नॉट है, अगर हम इसको g डैश लिख दें तो ये बहुत कॉमनली यूज होता है. इफ द होल सिस्टम इज अपवर्ड एक्सेलरेटेड, देन वी हैव टू सिंपली रिप्लेस g बाय g डैश, एंड दैट इज g प्लस a नॉट. तो ये फॉर्मूले आपने एटवुड मशीन में पढ़े हैं. जो एक्सेलरेशन होता है वो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g होता है. तो यहां g की जगह क्या आया, g प्लस a नॉट. आप ऐसे लिख सकते हैं. सिंपल एटवुड मशीन, इसके जो एक्सेलरेशन और टेंशन के फॉर्मूले हैं वो ये हैं. एक्सेलरेशन इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, एंड टेंशन इज 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. लेकिन जब ये होल एपैरेटस अपवर्ड एक्सेलरेटेड है, जैसे कि इस केस में कि पुली सपोज एक लिफ्ट से बंधी हुई है, लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जर्वर भी है, और ये ब्लॉक्स लटके हुए हैं पुली से. दिस होल सिस्टम इज अपवर्ड एक्सेलरेटेड. तो आप अपवर्ड एक्सेलरेशन में g की जगह लिख दोगे g प्लस a नॉट
इसको हम जी डैश बोल देते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी डैश, एंड दिस जी डैश इज g प्लस a नॉट, टेंशन इज 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g dash. Now suppose this whole apparatus is accelerated downwards with some acceleration. ये पूरा apparatus suppose पुली लिफ्ट से सस्पेंडेड है और ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है ए नॉट एक्सेलरेशन से। ऑब्जर्वर को आप यहां समझ सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर है, तो हम एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इंपोज करेंगे और जब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंपोज होगी तो इस बॉडी पे m1g डाउनवर्ड, m1a0 अपवर्ड, टेंशन अपवर्ड होगा। तो आप ये m1a0 को m1g के साथ जब कंबाइन करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसे, m1g माइनस a0। तो अब की बार उस mg की जगह आया m इंटू जी माइनस ए नॉट, तो आप इसको g डैश लिख सकते हैं m1g डैश। तो अब की बार g डैश हुआ g माइनस ए नॉट। तो काफी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं जब होल एपरेटस अपवर्ड एक्सेलरेटेड है तो आप सिंपली g की जगह g प्लस ए नॉट लगा दो, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है तो g की जगह g माइनस ए नॉट आप लगा सकते हो और स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना बाकी है वो ये कि जो हम a फाइंड कर रहे हैं इसमें तो पुली रेस्ट पे है, a की वैल्यू आ गई m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इस केस में जब हमने g की जगह g डैश लगाया, ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है? ये जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया कि a नॉट से पुली अपवर्ड एक्सेलरेटेड है या लिफ्ट मूविंग है, ये ब्लॉक m1 और m2 इनके एक्सेलरेशन हमें बेसिकली फाइंड करने थे। और ये वाला जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन डिफरेंट होते हैं जब पुली मूविंग है। फिर ये एक्सेलरेशन कौन सा है? ये तो एक कॉमन एक्सेलरेशन है, इसमें तो दो वैल्यूज नहीं आई। एक्चुअली ये एक्सेलरेशन हमने कब फाइंड किया है? जब हमने पुली को रेस्ट पे कर दिया। दैट मीन्स जब हम ये एक्सेलरेशन इंपोज कर चुके हैं, इट मीन्स जब पुली रेस्ट पे है तब ये इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन है और उसके इसमें इक्वल होता है एक्सेलरेशन। और जब पुली रेस्ट पे है इसका मतलब क्या है? रिलेटिव टू द पुली। दैट मीन्स ये जो ए हमने फाइंड किया, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स with respect to the पुली। यानी अगर पुली रेस्ट पे होती तो इन ब्लॉक्स का ये एक्सेलरेशन होता। अब क्योंकि पुली एक्चुअल में मूविंग है, हाउ टू फाइंड द एक्चुअल एक्सेलरेशंस? एक्चुअल एक्सेलरेशन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये m1 मास का एक्सेलरेशन a, m2 का a जब पुली रेस्ट पे, and actually the pulley is moving in upward direction, then we can again impose the accelerations. वापस एक्चुअल मोशन में इनको कन्वर्ट कर दो। इसका एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड, a नॉट अपवर्ड। इसका a एक्सेलरेशन अपवर्ड, a नॉट भी अपवर्ड। यानी मेथड ये हुआ, पहले आप पुली को रेस्ट पे कर दो एक्सेलरेशन इंपोज करके, और पुली अपवर्ड एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेशन आपने डाउनवर्ड इंपोज किया, वो जी के साथ कंबाइन हो गया, आपने टेंशन और एक्सेलरेशन ब्लॉक्स के फाइंड कर लिए। ये जो एक्सेलरेशन आया ब्लॉक्स का, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू पुली, दिस इज द सिचुएशन। नाउ एक्चुअल फाइंड करने के लिए आप अगेन पुली को मूविंग कर दो बाय इंपोजिंग एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो एक्सेलरेशन पुली पे इंपोज किया वही सभी बॉडीज पे इंपोज करोगे। ये m1 है, ये m2, तो सपोज ये मास m1, तो इसका एक्सेलरेशन इट डिपेंड्स वेदर a इज ग्रेटर और a नॉट। सपोज a नॉट ग्रेटर है, इफ, तो नेट
एक्सेलरेशन m1 का अपवर्ड बन जाएगा a1 दैट विल बी इक्वल टू a नॉट माइनस a, और m2 का एक्सेलरेशन a2 दैट विल बी a नॉट प्लस a. So this is the way to find the actual acceleration of the blocks by again imposing the accelerations. इसको और अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो यही है कि अगर होल एपरेटस अपवर्ड मूविंग है तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है g की जगह आप यूज कर लें g प्लस a नॉट. होल एपरेटस डाउनवर्ड मूविंग है तो g की जगह आप यूज कर लें g माइनस a नॉट, और इससे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी रिलेटिव. ये रिजल्ट रिलेटिव होगा, रिलेटिव टू द पुली. एक्चुअल फाइंड करने के लिए वापस इंपोज कर दें तो आपको मिल जाएंगे एक्चुअल एक्सेलरेशंस. इससे मैं ये भी कंक्लूड करना चाहूंगा कि न्यूटन सेकंड लॉ में कंक्लूजन जो निकला वो न्यूटन सेकंड लॉ में क्या चेंज हमें करना होगा. जैसे हमने देखा कि एक्सेलरेटेड फ्रेम है, न्यूटन्स लॉ उसमें वैलिड नहीं रहते. एक्सेलरेटेड फ्रेम में ये एक मैंने पेंडुलम वाला एग्जांपल लिया था, ए एक्सेलरेशन से ट्रॉली मूविंग है तो स्यूडो फोर्स हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया था. तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें ये एम ए विल बी माइनस एम ए, और जो इस पे बाकी फोर्सेस जो न्यूटन्स लॉ में आप यूज करते हैं रियलिस्टिक फोर्सेस प्लस दिस फोर्स दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन. तो ये जो एक फोर्स हमने लगाया था स्यूडो फोर्स, दिस इज स्यूडो फोर्स एफ पी, इट्स वैल्यू इज माइनस एम ए. ए जो एक्सेलरेशन है वो रेफरेंस फ्रेम का है. तो स्यूडो फोर्स हुआ रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन का नेगेटिव लेके मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये जो नेट फोर्स बना अब ये देगा आपको मास इनटू नेट एक्सेलरेशन जो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा. तो ये एक चेंज होता है न्यूटन्स लॉ के अंदर कि आप रियलिस्टिक फोर्सेस के साथ एक फोर्स और लगा दो, अब न्यूटन्स लॉज वैलिड हो जाएंगे. तो हम ये कह सकते हैं न्यूटन्स लॉज become valid in non-inertial reference frame when we apply pseudo force. जब हम pseudo force लगा देते हैं तो न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी. तो आपको सभी रियलिस्टिक फोर्सेस के साथ साथ एक फोर्स और लगाना होगा माइनस एम ए. ये ए एक्सेलरेशन रेफरेंस फ्रेम का है जैसे यहां आपको दिखाई दे रहा है. तो सभी केसेस में आपको एक ऑपोजिट एक्सेलरेशन लगा देना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास उसी का लोगे जिस बॉडी का आप एक्सेलरेशन या फोर्सेस कंसीडर कर रहे हो. तो ये स्यूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन था बच्चों. अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. सपोज ये एक वेज है, इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. All the surfaces are smooth. Suppose ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, and this system is released from this position. We have to find the accelerations of the two blocks. अब जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे ये ब्लॉक इस पे स्लाइड करेगा
और इस वेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, तो ये वेज बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन से मूविंग होगा। सपोज इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, ये एज्यूम कर लिया हमने। अब इस ब्लॉक के मोशन को अगर हम देखें, ये वेज पे स्लाइड कर रहा है और साथ में वेज के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूविंग भी है, तो इसका मोशन किसी एंगल पे होगा, कुछ ऐसा। क्योंकि वेज के साथ ऐसे मूव किया, उसके बाद वेज के ऊपर स्लाइड किया और उसके बाद वेज के साथ इधर आ गया, तो ये ब्लॉक का डबल मोशन है। पहले एक मोशन हुआ इसका स्लाइडिंग जो वेज के ऊपर है, और एक वेज के साथ इसका मूवमेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका ये कॉम्प्लिकेटेड मोशन को डील करना डायरेक्टली डिफिकल्ट है। ऐसे केसेस में भी हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करना सिंपल है। आपको क्या करना होगा, वेज को रेफरेंस फ्रेम बना लो। लेट अस अटैच a reference frame with the wedge। अगर हम वेज के साथ रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दें तो ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, तो उसमें आपको एक एक्सेलरेशन इंपोज करना होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। सपोज हमने ए नॉट एक्सेलरेशन इंपोज कर दिया। फॉर एवरी इंपोज्ड एक्सेलरेशन there is a force known as pseudo force। तो इस वेज का एक एक्सेलरेशन ए नॉट, एक इस पे इंपोज्ड एक्सेलरेशन ए नॉट, एक इस ब्लॉक पे भी हमें एक्सेलरेशन इंपोज करना होगा। These are the imposed accelerations and new situation which is relative situation। न्यू सिचुएशन हुई कि ये वेज तो हुआ रेस्ट पे, अब ब्लॉक इसके ऊपर है वेज के, इस पे एक फोर्स एम ए नॉट विच इज द स्यूडो फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक एम जी। दीज आर द फोर्सेस एंड अंडर दीज फोर्सेस दिस ब्लॉक विल बी स्लाइडिंग ऑन द वेज, क्योंकि अब वेज रेस्ट पे है, वेज इज नॉट मूविंग, देयरफॉर द ब्लॉक विल स्लाइड ऑन द वेज। अब ये आप एक्सेस बना लो और कंपोनेंट्स कर दो। ये सपोज थीटा एंगल है वेज का, इधर कंपोनेंट हो जाएगा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा, दिस विल बी थीटा, इट विल बी एम ए नॉट कॉस थीटा, एम जी sin theta and this one is mg cos theta। अब इनकी बैलेंसिंग करेंगे हम, इट इज ma नॉट sin theta। सिंस स्मॉल m is sliding on the wedge and wedge is at rest, net force must be along the surface of the wedge mg sin theta plus ma naught cos theta is equal to mass into acceleration। Net force in the direction of acceleration is ma, and n plus ma naught sin theta is equal to mg cos theta। These are the two equations from the motion of the block। Now if we consider the forces of the wedge, वेज के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगे हैं, एक तो इस ब्लॉक और वेज के बीच में जो एक्शन रिएक्शन है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां सरफेस से आएगा, लेट इट इज एन डैश, और एक इसका वेट कैपिटल एम जी, and under these forces this wedge is moving horizontally in backward direction with an acceleration a naught। और जैसा अभी हमने किया है यहां पे वेज को रेस्ट पे कर दिया था तो एक्सेलरेशन इस पे भी इंपोज किया, हम चाहें तो इसका भी रिलेटिव मोशन कंसीडर कर सकते हैं और एक्चुअल मोशन भी कंसीडर कर सकते हैं।
अगर मैं रिलेटिव मोशन कंसीडर करूंगा तो जो एक्सेलरेशन हमने इंपोज किया उससे एक फोर्स बनेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में ma0. फॉर एवरी इंपोज्ड एक्सेलरेशन देयर इज अ फोर्स known as pseudo force. Now we are considering the forces of the wedge and this is again relative motion जब हमने वेज को रेस्ट पे कर दिया. अब ये वेज अंडर दीज फोर्सेस रेस्ट पे होगा. इसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं और रेफरेंस के लिए मैंने ये एक लाइन बना ली जो उसके इंक्लाइन सरफेस को शो कर रही है. नॉर्मल रिएक्शन ma0 n डैश कैपिटल mg. ये एंगल थीटा, क्योंकि ये वेज रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो आप एक्सिस कैसे भी चूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. इट इज n cos थीटा n sin थीटा. अब ये इसके इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हो गई ma0 इज इक्वल टू n sin थीटा. इक्वेशन 3, और इनको भी आप बैलेंस करा सकते हो. We are interested in finding their accelerations, so we use equation 3, equation 1 and 2. From equation 1 ये m कैंसिल हो जाता है, तो यहां से a और a0 में एक रिलेशन हमारे पास है. इक्वेशन 2 में n अननोन था, a0 है और ये नॉर्मल रिएक्शन अननोन. इक्वेशन 3 में हमें n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a0 मिल रही है. तो फर्स्ट वी सॉल्व equation 2 and 3. From equation 2 and 3, from this n is ma0 upon sin theta. ये इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ma0. एक बार इसको देख लो, यहां से n की वैल्यू निकाली ma0 अपॉन साइन थीटा और इसमें पुट कर रहे हैं n की वैल्यू ma0 अपॉन साइन थीटा. तो यहां इक्वेशन 2 में मैं वैल्यू डाल रहा हूं ma0 अपॉन साइन थीटा प्लस स्मॉल ma0 साइन थीटा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा. यहां से ये a0 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एलसीएम ले लें. अब a0 कॉमन लेने के बाद आप एलसीएम ले सकते हो. a0 m अपॉन साइन थीटा प्लस m साइन थीटा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा. m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा mg cos theta. From this we have calculated a0 mg sin theta cos theta divided by m plus m sin square theta. This is the acceleration. और पहली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम a0 की वैल्यू पुट करके a कैलकुलेट कर सकते हैं. वहां से a है a0 cos theta प्लस g sin theta. इस a0 की वैल्यू डाल दी मैंने mg sin थीटा cos थीटा, और एक cos थीटा ये है, इट विल बी cos स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस m sin स्क्वायर थीटा प्लस g sin थीटा. इसमें g sin थीटा कॉमन है और उसके बाद इसमें भी एलसीएम लो, तो ये बना m cos स्क्वायर थीटा प्लस ये एलसीएम लेने के बाद m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा. तो इन दोनों में m कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1. इट विल बी g साइन थीटा इंटू m प्लस m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा.
अब यहां पे हम ये एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके हैं, ए नॉट भी हमारे पास आ गया। तो हमें बताइए वेज का एक्सेलरेशन है बैकवर्ड डायरेक्शन में और ये एक्सेलरेशन ब्लॉक का है। फिर यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्लॉक का डबल मोशन है, वो स्लाइड भी कर रहा है वेज पे और वेज के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूविंग भी है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? इसको अगर आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, आपने जहां पे ये ए इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये तब लगाया था जब आपने वेज को रेस्ट पे कर दिया था। दैट मीन्स जब आप ये एज्यूम कर चुके हैं कि वेज रेस्ट पे है, आपने वेज बनाया, इसके ऊपर ब्लॉक रखा और इस वेज को रेस्ट पे कर दिया एक्सेलरेशन इंपोज करके, और फिर इस पे भी एक्सेलरेशन इंपोज कर दिया था और उसके बाद फोर्सेस बनाया, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो एक्चुअली ये ए रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है ब्लॉक का कब? जब वेज रेस्ट पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक with respect to wedge। अगर हम इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो हमें फिर से ये एक्सेलरेशन जो वेज का है ये भी इसके साथ लगाना होगा, और सिचुएशन ये बनेगी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ब्लॉक इस पे ए एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है और वेज पीछे जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से। तो ये तो है रिलेटिव मोशन जब वेज रेस्ट पे है और ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। वेज को अगर हम वापस मूविंग कर दें ए नॉट एक्सेलरेशन लगा के, ए नॉट एक्सेलरेशन लगा दिया, अब ये दो एक्सेलरेशन है और इनका रिजल्टेंट होगा एक इस ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलरेशन। Actual acceleration of the block will be the resultant of A and A naught। ये इनके बीच एंगल भी आ जाएगा, ये फाइंड कर सकते हो आप। दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। तो रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम इसमें यह कर सकते हैं कि अगर डबल मोशन है, देखो अगर ध्यान से देखो हमने जो क्वेश्चंस को किया है उसमें एक बॉडी के मोशन को हम कम कर देते हैं, एक को रेस्ट पे कर दिया। जैसे वेज, अगर वेज रेस्ट पे होता है ब्लॉक के मोशन को डिस्कस करना काफी इजी है। अब एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर वेज भी मूविंग था, ब्लॉक भी मूविंग था, तो हमने वेज को रेस्ट पे किया एक एक्सेलरेशन इंपोज करके, इसी से वो स्यूडो फोर्स बनता है। और उसके बाद फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, उस रिलेटिव एक्सेलरेशन से आप एक्चुअल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो।